रामपुर गांव में एक बुरी औरत अपने 2 बेटों राजू और रोहित के साथ रहती थी। रोहित बेटा, मैं कितने दिनों से तुमसे कह रही हूँ, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे दवाई ला दो। माँ, तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं सारा दिन फार्ग बैठा रहता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, दवाइयों के बिना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ, अकेली तो नहीं हूँ घर में, तुम्हारा छोटा बेटा राजू भी है, तुम उसे क्यों नहीं कहती? बेटा रोहित, तुम जानते हो कि राजू के पास पैसे नहीं हैं। तो माँ, तुम उसे कोई काम करने के लिए क्यों नहीं कहती? राजू तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोई काम कर सके। और यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता के निधन से पहले उन्होंने तुम्हें कारोबार सिखाया था। यह इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकूं, और उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया मुझे कारोबार देकर। कारोबार चलाने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, क्या तुम्हें कुछ मालूम है माँ? ये सब कुछ कहकर रोहित वहां से चला गया। वह बूढ़ी माँ रोने लगी। तभी रोहित की पत्नी राधा वहां आई। माँ, तुम छोटी छोटी बातों पे इतना फिक्रमंद हो जाती हो और बात बात पे रोने लगती हो। बहू, तुम जानती हो कि मेरी तबीयत दवाइयों के बिना ठीक नहीं रहती। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। मैं कई दिनों से रोहित से कह रही हूँ कि दवाइयाँ लाए। माँ, दवाइयाँ मुफ्त में नहीं आती, उनके लिए पैसे लगते हैं। तुम्हारा छोटा बेटा भी है, तुम उससे अपनी जरूरत की चीजें क्यों नहीं मांगती? बेचारी बूढ़ी औरत ने राधा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन रोहित अपने भाई राजू से लड़ रहा था। तभी माँ वहां आ गई। मुझे समझ नहीं आता रोहित, तुम्हें राजू से क्या परेशानी है? तुम हर छोटी बात पर राजू से झगड़ते रहते हो। हाँ माँ, तुम हमेशा राजू की तरफदारी करोगी क्योंकि वह तुम्हारा लाडला बेटा है। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना राजू से। मैं नहीं समझती कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। झूठ मत बोलो माँ, सच तो यह है कि तुमने हमेशा राजू को मुझसे ज्यादा प्यार दिया है। तुम हमेशा राजू का साथ देती हो। तुम राजू की सबसे बड़ी गलती को भी ऐसे माफ कर देती हो जैसे उसने कोई गलती ही ना की हो। भाई, ऐसा नहीं है। जब मैं गलती करता हूँ माँ मुझे भी डांटती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों है। आखिर में मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम्हें माँ से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, माँ ने तुम्हें सारे अधिकार दे दिए हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं काम नहीं करना चाहता। मैं काफी दिनों से तुमसे पैसे मांग रहा हूँ जैसे कोई भिखारी हो, और तुम बार बार मुझे टालते जा रहे हो। पैसा मेहनत से कमाया जाता है। चुप रहो राजू, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने बड़े भाई से इस तरह बात करो? नहीं नहीं माँ, मैं भाई से बदतमीजी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ। कौन से अधिकार की बात कर रहे हो? कुछ दिन पहले तुमने एक कागज पर अंगूठा लगाया था और उसमें साफ लिखा था कि तुम अपनी मर्जी से सारी जमीन मुझे दे रहे हो। भाई, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे राजू, जिसे तुम धोखा कहते हो उसे चालाकी कहते हैं। तब बूढ़ी माँ ने रोहित की तरफ देखकर कहा, बेटा, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे पिता ने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम बड़े थे, इसीलिए उसने तुम्हें सब कारोबार समझाया और सिखाया था। माँ, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें और राजू को अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर निकालूं, तुम खुद ही मेरे घर से चले जाओ। फिर रघु अपनी माँ को लेकर इस घर से निकल गया। वह गांव के पीछे एक झोपड़ी में रहने लगा। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। माँ, अब तो चाचा रामू ने भी खाने से इनकार कर दिया है। वह पैसे मांग रहा है और वह मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। माँ, मैं क्या करूं? बेटा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई महेश के पास जाओ और उससे कुछ पैसे उधार मांगो। हो सकता है कि अब उसका दिल मोम हो चुका हो और वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। और अगर वह पैसे न दे तो उसे बताना कि माँ ने तुम्हें किसी जरूरी बात के लिए बुलाया है। माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। फिर रघु महेश के पास पैसे मांगने जाता है। भाई, घर में कल से खाने को कुछ नहीं है और माँ बहुत बीमार है। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा।
क्या मैं तुम्हें कोई खजाने का मालिक लगता हूं? अब भी बस यहां से दफा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और तुम्हें क्या लगा जब तुम वापस आए? जब मैंने तुम्हें और मां को यहां से निकाला था, तभी मैंने तुम दोनों से हर रिश्ता तोड़ दिया था। दफा हो जाओ यहां से। ऐसा मत करो भाई, कम से कम माँ के बारे में तो सोचो। माँ की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कम से कम उसकी दवाइयों और खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। क्या मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाता रहूं जबकि तुम बेरोजगार हो? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास तुम पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बेरोजगार नहीं हूँ भाई, मुझे मजदूरी नहीं मिल रही। मैं आधी मजदूरी में भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता। भगवान के लिए भाई, मेरी मदद करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें अपनी हैसियत याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने, लेकिन माँ ने तुम्हें बुलाया है। माँ तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है, तो तुम मेरे साथ चलो। मुझे माँ से कुछ जरूरी नहीं सुनना। तुम बस यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद यहाँ से निकाल दूंगा। राजू ये सब सुनकर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। तुम्हें राजू के साथ माँ के पास जाना चाहिए था। माँ तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। ये सब उनका ड्रामा है, तुम उन्हें नहीं जानती क्या? शायद माँ जायदाद की बात करना चाहती है, इसीलिए तुम चलो। राधा की बात सुनकर रोहित राजू के पीछे जाता है। बेटा, हम भूखे रह लेंगे, हम गरीबी में जी लेंगे, मैं बिना दवाइयों के भी जी लूंगी, लेकिन आज के बाद महेश से बात मत करना। मैंने उससे यह उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने सोचा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, लेकिन वह अब भी घमंडी है। माँ, तुम तो जी लोगी, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इतनी मेहनत से काम ढूंढता हूँ, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता। और जब मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है माँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेहनत से घबराते नहीं, तुम्हारा दिल साफ है। तुम रोहित की तरह लालची नहीं हो। शायद तुम वो कर सको जो आज तक कोई नहीं कर सका। क्या मतलब माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, रोहित को भी नहीं। ठीक है, मुझसे छुपा लो, लेकिन मुझे सब पता चल जाएगा। मगर ऐसा क्या है जो माँ मुझे नहीं बताना चाहती? खैर, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। माँ ने कहना शुरू किया। तुम्हारे दादा अपने समय में बहुत अमीर थे, बहुत अमीर। सोने चांदी की थैलियां हमेशा भरी रहती थीं। और फिर एक दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपनी सारी दौलत एक गुप्त जगह पर छिपा दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज तक कोई नहीं जानता। मरते समय उन्होंने तुम्हारे पिता को इस गुप्त दौलत के बारे में बताया। फिर तुम्हारे पिता भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस दौलत की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद न तो उन्हें वह दौलत मिली और न ही वह जिंदा वापस आ सके। राजू हैरानी से बोला। लेकिन मेरे पिता की मौत कैसे हुई और वो दौलत अब कहाँ है? माँ ने जवाब दिया। तुम्हारे गांव के करीब का धर्मपुर गांव, उस गांव के खतरनाक जंगल में एक गुफा है। वह गुमशुदा खजाना उसी गुफा में कहीं छिपाया हुआ है। तो माँ, तुमने ये बात मुझसे इतने सालों तक क्यों छिपाई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? माँ ने उदासी से कहा। क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को इस दौलत की वजह से खो दिया था और मैं तुम दोनों भाइयों को नहीं खोना चाहती थी। और वह दौलत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। जो भी अब तक इस दौलत की तलाश में गया है, या तो वह मुर्दा वापस आया है या फिर वापस आया ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम वह दौलत हासिल कर सकते हो। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। अगर ऐसा हुआ तो हमें इस घमंडी रोहित के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर खड़ा रोहित यह सब सुनकर हंस पड़ा। तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम 2 दिन बाद निकलोगे। मैं उससे पहले वह दौलत हासिल कर लूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे और मैं तुम्हें खैरात में भी दूंगा। लेकिन मैं तुमसे पहले वह दौलत हासिल कर लूंगा। फिर रोहित अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी राधा को सब कुछ बताया। राधा ने घबराकर कहा, पता नहीं क्यों मैं बहुत बेचैन महसूस कर रही हूँ। मैं जितनी दौलत हमारे पास है उससे खुश हूँ। कृपया आज कहीं मत जाओ।
रोहित ने बेपरवाही से जवाब दिया। दौलत जितनी हो कम ही लगती है। मैं आज नहीं रुकूंगा, तुम खुद को समझा लो। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। राधा खुद से बोली, मुझे भी दौलत से बहुत प्यार है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं बहुत डर महसूस कर रही हूँ। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। एक तरफ राजू जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच रहा था और अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम कर रहा था, और दूसरी तरफ रोहित छुपी हुई दौलत की तलाश में इस जंगल में पहुंच गया। जंगल कितना सुनसान था, दोपहर में भी डरावना लग रहा था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं गया। फिर रोहित आगे बढ़ता गया। चलते चलते रात हो गई। वह थक चुका था। यह जंगल कितना वीरान है, और यह दोपहर में भी कितना खौफनाक लगता है, जैसे यहाँ बरसों से कोई ना आया हो। रोहित खुद से बातें करते हुए एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था। उसी जंगल में एक खौफनाक जिन्न रहता था। जब उसने रोहित को गुजरते हुए देखा तो वह इंसानी रूप में ढल गया और रोहित के पास आ गया। अरे भाई, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। क्या यहाँ मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी? हाँ हाँ, यह पास में ही मेरी झोपड़ी है, तुम वहाँ रात बिता सकते हो। शुक्रिया भाई। जिन्न अपने दिल में सोचता है, वाह, एक नया शिकार। काफी समय बाद मानव रक्त इतनी आसानी से पीने को मिलेगा। आज इस आदमी का रक्त पीने में मजा आएगा। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुमको देखकर लगता है कि तुम काफी देर से चल रहे हो और बहुत थक गए हो, इसलिए चलो तुम मेरी झोपड़ी में कुछ देर आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जिन्न रोहित को झोपड़ी में ले गया और खुद वहां से चला गया। यह आदमी बहुत अजीब है, और यह इस जंगल में अकेला कैसे रहता है? इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बार इसे पीछे से देखता हूँ। जैसे ही रोहित ने उसका पीछा किया, जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अरे यह क्या? ये तो एक जिन्न है। कितने कितने लंबे इसके दांत हैं। रोहित डर गया और दिल में बोला, मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना ये मेरा भी खून पी लेगा। डर से कांपते हुए रोहित भागा और जंगल पार करके एक गुफा के सामने पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा और बोला, लगता है मैं जंगल पार कर चुका हूँ। यह वही गुफा है जिसका माँ ने जिक्र किया था। निश्चित रूप से खजाना इसी में होगा। मुझे अंदर जाना चाहिए। रोहित जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, उसे दो रास्ते नजर आए। एक पूरी तरह से अंधेरा और दूसरा रोशन। निश्चित रूप से खजाना रोशन रास्ते पर होगा। ये सोचकर वह रोशन रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन अचानक वह एक कुएं में गिर गया। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हुआ? मैं कुएं में गिर गया। यहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद कर। वह लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ राजू अपनी माँ के खाने का बंदोबस्त करके अपनी मिशन पर रवाना हुआ। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गया। उसने हैरानी से सोचा, ये क्या बात है? मैं सुबह से यहाँ चल रहा हूँ और रात हो गई, लेकिन रास्ते में कोई नहीं मिला। अचानक उसे एक झोपड़ी से रोशनी आती नजर आई। लगता है वहाँ कोई होगा। वह झोपड़ी के करीब पहुंचा और अंदर झांकने लगा। अंदर वही जिन मानव रूप में मौजूद था। राजू ने कहा, भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह जिन झोपड़ी से बाहर आया और अपनी असली शक्ल में ढल गया और राजू से कहने लगा, तो तुम समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? 2 दिन पहले एक आदमी मुझे धोखा देकर भाग गया था। क्या तुम उसे ढूंढने आए हो? हाँ, तुम जरूर उसे ढूंढने आए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। राजू ने सोचा, क्या मेरा भाई यहाँ है? क्या ये जिन सच कह रहा है? क्योंकि मैंने 2 दिन से रोहित को गांव में नहीं देखा। क्या उसने माँ और मेरी बातें सुन ली थी? वह डर गया और प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। क्या सोच रहे हो? आज मैं तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगा। राजू ने जल्दी से कोई बहाना सोचा और बोला,
मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? राजू ने जवाब दिया। आप तो बहुत समझदार हैं। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं जंगल से कुछ फल खा लूँ तो मेरे शरीर में खून बनेगा। तब आप मेरी बूटी बूटी नोच सकते हैं। जिन सोचने लगा, यह ठीक कह रहा है। राजू ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। वह भागता हुआ सीधा उसी गुफा के सामने पहुंच गया। शुक्र है मैं जिन से बच गया। अब मुझे रोहित और खजाने को ढूंढना होगा। राजू गुफा में प्रवेश किया। वहां 2 रास्ते थे, एक रोशन और दूसरा अंधेरा। जीवन में रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद आती है, तो मुझे अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। उसने हिम्मत जमाई और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता रोशन होता गया। वह एक जगह पहुंचा जहां एक बाबा ध्यान में बैठा था। राजू ने हैरान होकर पूछा, बाबा आप कौन हैं? बाबा ने आंखें खोलकर कहा, तो तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मतलब बाबा? मैं तो खजाने की तलाश में आया हूँ। मुझे सब मालूम है बेटा। वही खजाना जिसे तुम्हारे दादा ने छुपाया था। राजू ने हैरानी से पूछा। लेकिन बाबा आपको कैसे पता कि मेरे दादा ने खजाना छुपाया था? यह एक बहुत पुरानी कहानी है। मैं यहाँ ध्यान लगाकर बैठा था जब तुम्हारे दादा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं इस खजाने को अपनी सुरक्षा में रखूं, क्योंकि लोग उन्हें मारना चाहते थे और उनका खजाना छीनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यह दौलत मेरे पास अमानत रखी। बाबा ने और कहा, तुम्हारे दादा ने कहा था कि अगर उनके परिवार को कभी सचमुच इस दौलत की जरूरत हुई और वे शुद्ध हृदय से इसकी तलाश में निकले तो उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई लालच में आएगा तो वह कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। तब से यह दौलत मेरे पास सुरक्षित है। बाबा ने राजू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच सके। अब यह खजाना तुम्हारा है। तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। यह सुनकर राजू ने सम्मान से कहा, बाबा मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे इस दौलत से ज्यादा कुछ और चाहिए। बाबा ने हैरानी से पूछा, क्या चीज बेटा? मेरा भाई रोहित भी उसी खजाने के लालच में यहाँ आया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटा। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तुम्हारा अपने भाई के लिए यह निस्वार्थ प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भाई वापस देता हूँ। बाबा ने अपनी आध्यात्मिक ताकत से गुफा में रास्ता बनाया और अपनी नजर की ताकत से रोहित और राजू को उनके घर पहुंचा दिया। रोहित ने हैरानी से कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो सोच चुका था कि मैं कभी जिंदा वापस नहीं जा सकूंगा। रोहित ने राजू की तरफ देखा और पछतावे से बोला, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और माँ के साथ बहुत बुरा किया। जब तुम मदद के लिए मेरे पास आए, मैंने तुम्हें धिक्कार दिया। मैंने माँ के साथ भी बुरा सलूक किया, मगर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। तुम मेरे बड़े भाई हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये मेरे लिए काफी है। माँ, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सही सलामत मेरे पास लौट आए। इससे बढ़कर खुशी की बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। यूं राजू की ईमानदारी और मोहब्बत ने सबको एक कर दिया और वे सब हंसी खुशी जीवन गुजारने लगे।